नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। हर रोज क्राइम की सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कासगंज जिले का सैलई गांव। इसी गांव के एक कोने में जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है और उसके नीचे गांव की चौपाल बनी हुई है, वहां विजयपाल सिंह का परिवार रहता था। विजयपाल एक साधारण किसान थे, लेकिन मेहनती। उनके पास गांव में अच्छी खासी खेती की जमीन थी, करीब 10 एकड़, जिसमें गेहूं, सरसों और चने की फसलें उगाई जाती थी। ऊपर से कासगंज शहर में एक पक्का घर भी था, जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनवाया था। शहर का घर किराए पर दिया हुआ था, जिससे हर महीने अच्छी कमाई होती। विजयपाल की उम्र करीब 55 साल थी। चेहरा सूरज की धूप से काला पड़ा हुआ, लेकिन आंखों में एक सादगी भरी चमक। विजयपाल के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा मुकेश, उम्र करीब 28 साल। मुकेश की शादी हो चुकी थी, एक साधारण सी लड़की से जिसका नाम रेखा था। मुकेश गांव में ही एक छोटी मोटी दुकान चलाता था, जहां किराना, खाद, बीज और दवाइयां बिकती थी। दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर थी। सुबह 7 बजे खुलती और शाम 7 बजे बंद होती। मुकेश मेहनती था, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार रखता, कभी किसी को उधार पर सामान देने में हिचकता नहीं। लेकिन घर में वो थोड़ा सख्त था, खासकर बहनों भाभियों के मामले में। दूसरा बेटा सुखदेव, उम्र 26 साल। सुखदेव भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम मीना था। सुखदेव पास के एक छोटे से कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था। वो बीए पास था और गणित साइंस के अच्छे टीचर माने जाते थे। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लास लेता, फिर शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन देता। सुखदेव का स्वभाव शांत था, लेकिन फैसले लेने में तेज। सबसे छोटा बेटा संजय, उम्र 24 साल। संजय ट्रक चलाता था। वो एक लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, जहां से वो मेरठ, दिल्ली, आगरा जैसे शहरों में माल ढोने जाता। संजय का स्वभाव चंचल था, हंसमुख, बातूनी, लेकिन थोड़ा बेफिक्र। वो महीने में 20 से 25 दिन बाहर रहता, घर आने पर लाया हुआ तोहफे बांटता। संजय की शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन परिवार वाले उसके लिए रिश्ते तलाश रहे थे। विजयपाल का परिवार सुखी था। विजयपाल के पड़ोस में केसरी लाल का परिवार रहता था। केसरी लाल उम्र करीब 52 साल, एक छोटे से खेत की खेती करता था और गांव के स्कूल में चपरासी का काम। उसके 2 बेटे थे, प्रेम सिंह, उम्र 25 साल, जो गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाता था, और भरत सिंह, उम्र 22 साल, जो अभी पढ़ाई कर रहा था। केसरी लाल की एक जवान बेटी थी, तुलसी, उम्र 20 साल। तुलसी गोरी चिट्टी, लंबे बाल, सादा सा चेहरा, लेकिन आंखों में एक चमक। वो गांव के स्कूल में कक्षा 10 तक पढ़ी थी और घर का काम संभालती थी। पड़ोसी होने की वजह से विजयपाल और केसरी लाल के परिवारों में खूब मेलजोल था। तुलसी को संजय से प्यार हो गया। शुरू में ये प्यार छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। संजय जब घर आता तो तुलसी को देखकर मुस्कुराता, कभी कहता, तुलसी दीदी, ये लो, दिल्ली से चॉकलेट लाया हूं। तुलसी शर्मा जाती, लेकिन दिल में एक गुदगुदी सी होती। धीरे धीरे बातें बढ़ी। संजय बाहर से लौटता तो तुलसी से गांव की खबरें पूछता। तुलसी भी संजय की कहानियां सुनती। ट्रक से दिल्ली जाते हुए कैसे हादसे होते हैं, कैसे बड़े शहरों में जिंदगी तेज चलती है। शाम को जब संजय गांव की गलियों में बाइक घुमाता, तुलसी छत से देखती। एक दिन संजय ने तुलसी से कहा, तुम्हें भी कभी घुमाओ दिल्ली? तुलसी ने हंसकर मना कर दिया, लेकिन उसके दिल में संजय बस गया। तुलसी को ट्रक ड्राइवर संजय ही अच्छा लगने लगा। वो सोचती, संजय भैया कितने अच्छे हैं, बाहर कमाते हैं, हंसमुख हैं। लेकिन समाज के रिवाज देखते ही देखते तुलसी ने फैसला कर लिया कि वो संजय से शादी करेगी। जब केसरी लाल को शक हुआ कि तुलसी अपनी मनमानी करने लगी है, तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी। तुलसी को कहा, बेटी, संजय अच्छा लड़का है,
लेकिन वो हमारे बराबर का नहीं। तुम्हारी शादी अच्छे घर में करेंगे। तुलसी ने घर वालों की बात मानने के बजाय अपनी ही चलाने लगी। वो चुपके से संजय से मिलती, फोन पर बातें करती। गांव में लोगों ने कहना शुरू किया कि संजय और तुलसी एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये बात केसरी लाल को चुभ गई। उन्होंने विजयपाल को बताया। विजयपाल ने कहा, भैया चिंता मत करो, संजय कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परिवार की बदनामी हो। मैं बात कर लूंगा। लेकिन इससे पहले कि विजयपाल कुछ कर पाते, संजय और तुलसी ने फैसला कर लिया। एक रात जब गांव सो चुका था, तुलसी ने चुपके से घर से निकल लिया। संजय का ट्रक गांव के बाहर इंतजार कर रहा था। दोनों भाग गए। सुबह जब केसरी लाल को पता चला तो घर में कोहराम मच गया। तुलसी की मां रो रो कर बेहोश हो गई। केसरी लाल गुस्से से तिलमिला उठे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग ताने मारने लगे, देखो पड़ोस के लड़के ने बेटी भगा ली। विजयपाल का परिवार भी शर्मिंदा था। संजय ने घर वालों को फोन किया, चाचा जी मैं तुलसी से शादी करूंगा, कोर्ट में कर लेंगे। लेकिन गुस्से में कोई सुनने को तैयार नहीं था। संजय और तुलसी ने कोर्ट में शादी कर ली। दोनों कासगंज में किराए के एक छोटे से घर में रहने लगे। संजय ट्रक चलाता, तुलसी घर संभालती। शुरू में मुश्किलें आई, पैसे की तंगी, परिवार का गुस्सा, लेकिन प्यार ने सब सह लिया। केसरी लाल ने ठान लिया कि अब तुलसी से कोई मतलब नहीं। कई साल तक तुलसी का अपने मायके वालों से कोई लेना देना नहीं रहा। न कोई फोन, न कोई मिलना। तुलसी उदास रहती, लेकिन संजय के कंधे पर सिर रखकर रो लेती। कुछ समय बाद तुलसी ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा शिवम। बच्चे के रोने की आवाज ने घर को खुशी से भर दिया। संजय पिता बन गया, तुलसी मां। केसरी लाल को जब पोते की खबर मिली तो उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि तुलसी और संजय अपनी जिंदगी में खुश है। यही वजह रही कि उन्होंने आखिरकार दोनों को माफ कर दिया और घर बुला लिया। पहली बार जब तुलसी मायके गई तो मां ने गले लगा लिया। केसरी लाल ने कहा, बेटी गलती हुई, लेकिन अब सब भूल जाओ। अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। तुलसी खुश थी। 4 साल बाद वो 2 बच्चों की मां बन गई। शिवम के अलावा दूसरा बेटा नितिन। उसने ससुराल और मायके दोनों जगह सबका दिल जीत लिया था। विजयपाल के घर में अब 2 बहुएं थी, मुकेश की रेखा और सुखदेव की मीना। लेकिन तुलसी सबसे प्यारी थी। सैली गांव में तुलसी के चाचा अयोध्या प्रसाद भी रहते थे, जिन्हें लोग प्यार से अयोध्या कहकर बुलाते थे। अयोध्या प्रसाद उम्र करीब 50 साल, गांव के स्कूल में मास्टर साहब थे। उनके 2 बेटे थे, दीप उम्र 22 साल जो अभी बीए कर रहा था, और विपिन उम्र 20 साल जो इंटरमीडिएट में था। एक बेटी थी राधा, उम्र 19 साल। राधा का चेहरा तुलसी जैसा ही था, गोरा, चंचल आंखें, लेकिन थोड़ा शर्मीला स्वभाव। राधा और तुलसी की उम्र में बस थोड़ा सा फर्क था, लगभग 1 साल। दोनों बचपन से ही साथ खेलती, गाती, गांव की गलियों में घूमती। तुलसी को राधा अपनी छोटी बहन मानती, राधा तुलसी को बड़ी दीदी। जब तुलसी संजय के साथ घर से भाग गई थी तो राधा बहुत अकेली पड़ गई थी। राधा को हमेशा इंतजार रहता था कि तुलसी और संजय कब गांव आएंगे। जैसे ही दोनों आते, राधा तुरंत तुलसी के घर पहुंच जाती। जीजा साली का मजाक आम था। संजय राधा को चिढ़ाता, राधा तेरी शादी कब हो रही है, कोई अच्छा लड़का ढूंढा। राधा हंसकर कहती, जीजा जी आप जैसे कोई मिल जाए तो। सब हंसते, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक कुछ ज्यादा बढ़ने लगा। संजय वैसे भी थोड़ा चंचल स्वभाव का था। समय के साथ तुलसी के लिए उसका प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ ने उसे बदल दिया। राधा अब पूरी तरह संजय के दिल और दिमाग में बस गई थी। शुरू में राधा को भी मजा आता था। संजय जब तुलसी के साथ गांव आता तो चुपके से राधा से मिलता।
कभी गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे, कभी राधा के घर के पीछे बातें होती। संजय दिल्ली की कहानियां सुनाता, राधा गांव की। एक दिन संजय ने राधा का हाथ पकड़ा। राधा का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि यह गलत है, लेकिन रोक नहीं पाई। उधर तुलसी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी अपनी बहन जैसे राधा उसके रिश्ते में दरार डाल रही है। तुलसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि राधा उसकी जिंदगी में इस तरह बीच में आ जाएगी। तुलसी को लग रहा था कि संजय में कुछ बदल रहा है। वो घर आने पर थकाथका सा रहता, फोन पर ज्यादा बातें करता। तुलसी पूछती, क्या बात है? संजय कहता, कुछ नहीं, काम का स्ट्रेस। लेकिन तुलसी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसे तो वही संजय याद था जिसके लिए वो अपने घरवालों से लड़ पड़ी थी। इधर राधा भी परेशान थी। वो सोचती रहती, क्या संजय सच में उसे चाहता है या बस मजाक में सब कर रहा है। उस दिन संजय ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसके अंदर अजीब सी हलचल हो गई थी। उसे लगा कि ये सब गलत है, इसलिए उसने ठान लिया कि अब वो अकेले में संजय के पास नहीं जाएगी। लेकिन चाहकर भी वो संजय को दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। रातें कटती तो संजय का चेहरा आंखों के सामने घूमता। दिन में काम करते हुए भी मन भटकता। एक दिन राधा कासगंज में अपनी बहन तुलसी के घर आ गई। शाम को जब संजय घर लौटा तो राधा को देखकर वो थोड़ा चौंक गया। राधा ने कहा, दीदी के पास आई हूं, कुछ दिनों के लिए। तुलसी खुश हुई, रह जा, कितने दिनों बाद आई हो। राधा वहीं रुक गई। लेकिन ये रात तुलसी की शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद तुलसी ने राधा का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया। तुलसी और संजय अपने कमरे में सो गए, लेकिन राधा की आंखों से नींद गायब थी। संजय भी जाग रहा था। देर रात संजय धीरे से उठा और राधा वाले कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुला था। राधा जाग रही थी, खिड़की से चांदनी देख रही थी। संजय ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया। राधा घबरा गई, लेकिन संजय ने कहा, राधा, मैं तुम्हें चाहता हूं। तुलसी से शादी तो हो गई, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास है। राधा ने आंखें झुक ली। संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राधा ने हल्का सा विरोध किया, लेकिन संजय ने उसे गले लगा लिया। राधा का विरोध पिघल गया। उस रात दोनों ने वो सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसें गूंज रही थी। राधा को लगा कि ये प्यार है, संजय को लगा कि ये रोमांच। सुबह राधा शर्मा गई, लेकिन संजय ने कहा, ये हमारा राज रहेगा। राधा इस रिश्ते को सच मानने लगी थी, पर संजय इसे मजाक की तरह लेता रहा। दोनों की ये छुप छुप कर चलने वाली कहानी पूरे 2 साल तक चली। कभी गांव में मिलना, कभी कासगंज में। राधा को लगता कि संजय उसे शादी कर लेगा। संजय वादे करता, लेकिन तुलसी को छोड़ने का नाम नहीं लेता। धीरे धीरे राधा के घरवालों को शक होने लगा। अयोध्या प्रसाद ने पूछा, राधा, तू कहां कहां घूमती रहती है? राधा बहाना बनाती, लेकिन इज्जत के डर से घरवालों ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर भी उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। राधा को डर था कि जल्दी ही उसकी शादी कहीं और कर दी जाएगी। वो सोचती रहती कि संजय उसके लिए क्या सोच रहा है और आगे क्या करेगा। संजय तुलसी को छोड़ना नहीं चाहता था। तुलसी उसके 2 बच्चों की मां थी और घरवालों ने भी बड़ी मुश्किल से उसे मान लिया था। लेकिन वो राधा को भी अपने पास रखना चाहता था। उसने राधा से कहा, दोनों कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुलसी को मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे राधा भी उसके बातों में आ गई। फिर एक दिन वो संजय के साथ घर से निकल गई और दोनों बदायूं जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अगले दिन राधा के घर में खूब बवाल हो गया। मां को पहले से थोड़ा शक था, लेकिन पिता अयोध्या प्रसाद बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगा कि राधा ने घर की इज्जत खराब कर दी है। गुस्से में उन्होंने उसी दिन राधा को अपने परिवार से अलग मान लिया। अब तू हमारी बेटी नहीं, जा, जहां तुझे खुशी है
वही रहा। राधा रोई, लेकिन संजय ने उसे संभाला। उधर संजय परेशान था कि अब राधा को लेकर वो कहाँ जाए। उसने तुलसी को फोन कर बताया कि उसने राधा से कोर्ट में शादी कर ली है और पूछा कि अब वो राधा को घर लाए या नहीं। तुलसी हैरान रह गई। पति की इस हरकत से वो बहुत दुखी थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सास ससुर को सारी बात बता दी। घर में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। विजयपाल ने कहा, संजय ने गलती की है, लेकिन अब बच्चे भी हैं। राधा को घर ला लो, देख लेंगे। लेकिन तुलसी का दिल टूट चुका था। आखिरकार तुलसी ने हार मान ली और अपनी सौतन बहन को घर में स्वीकार कर लिया। राधा ससुराल तो आ गई, लेकिन उसे वो सम्मान नहीं मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए था। तुलसी बड़ी बहू थी, इसलिए राधा को अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। तू तो अपनी दीदी का घर बर्बाद करने आई है। राधा चुप रहती, लेकिन अंदर से जलती। साल भर तक उसके कोई बच्चे नहीं हुए तो उसके दिल में डर बैठ गया कि अगर बच्चे नहीं हुए तो वो क्या करेगी। इसी वजह से वो तुलसी और उसके बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करने लगी। शिवम और नितिन को खिलाती, नहलाती, कहानियां सुनाती। तुलसी देखती रहती, लेकिन कुछ कहती नहीं। इसी बीच संजय ने सोचा कि अब परिवार को अलग अलग रखना मुश्किल है। उसने एटा के अवंतीबाई नगर में रिटायर्ड फौजी नेकपाल के घर से 2 कमरे किराए पर ले लिए। पूरा परिवार वही रहने लगा। नेकपाल का घर पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन, बाहर बरगद का पेड़। तुलसी कभी कभार कासगंज आती जाती रहती थी। बच्चों को मायके ले जाती। संजय ने दोनों बच्चों नितिन और शिवम को लोकल स्कूल में दाखिला दिला दिया। राधा बच्चों के साथ खूब घुल मिल गई थी। वो उन्हें स्कूल छोड़ती, होमवर्क करवाती। तुलसी ने अपनी सौतन को अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। कोई नहीं जानता था कि कब कौन सा तूफान आएगा। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। परिवार एक साथ, बच्चे खुश, संजय कमाता, लेकिन अंदर सब कुछ उलझा हुआ था। राधा को अपना भविष्य खतरे में लग रहा था। मायके का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया था और ससुराल वालों से भी कोई प्यार नहीं मिला। तुलसी घर की बड़ी बहू थी, इसलिए राधा को अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। जिंदगी में शांति या खुशी नहीं थी। आगे देखते तो सब कुछ अंधेरा ही नजर आता। संजय का प्यार ही उसका सहारा था, जिस पर वो भरोसा करती थी। लेकिन 23 मई 2016 को सब कुछ बदल गया। 23 मई 2016 को संजय पर हमला हुआ था। कोई अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मारी थी। गोली पेट में लगी थी। संजय को तुरंत अलीगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुलसी और राधा दोनों अस्पताल में थी। तुलसी दिन रात पति के पास बैठी रहती, दवाइयां देती, माथा पोंछती। राधा भी आती, लेकिन तुलसी उसे ज्यादा पास नहीं आने देती थी। संजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। जून के अंत तक उसे डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टरों ने कहा, अब घर पर आराम करो, लेकिन भारी काम मत करना। संजय घर लौटा तो दोनों औरतें उसकी सेवा में लग गई। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ टूट चुका था। राधा का दिल अब हर पल डर में रहता था। वो देखती कि संजय तुलसी के ज्यादा करीब है। तुलसी बड़ी बहू है, बच्चे उसी के हैं। राधा को लगता कि अगर संजय मर गया होता तो वो कहाँ जाती। मायका बंद, ससुराल में कोई अपना नहीं। संजय भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी कभी राधा से बात करता तो कहता, राधा, अगर तू चाहे तो कहीं और शादी कर ले, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। ये सुनकर राधा का दिल टूट जाता। वो रोते हुए कहती, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगी। संजय चुप हो जाता। राधा को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ अंधेरा है। बच्चे नहीं हो रहे थे, ससुराल वाले ताने मारते, तुलसी चुपचाप जलाती रहती।
राधा रात रात भर सो नहीं पाती। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। फिर आई वो काली रात। 19 अगस्त 2016, शुक्रवार का दिन था। शाम को बच्चे स्कूल से लौटे। शिवम 4 साल का था, नितिन 8 साल का। राधा ने दोनों को नहलाया, खाना खिलाया। उस दिन संजय और तुलसी कासगंज गए हुए थे कुछ सामान लेने। घर पर सिर्फ राधा और दोनों बच्चे थे। राधा ने खाना बनाया, रोटी, दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर बच्चे टीवी देखने लगे। कार्टून चल रहा था। राधा बर्तन धोने लगी। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, अगर मेरे अपने बच्चे नहीं होंगे तो इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये बच्चे तुलसी के हैं, मैं तो बस नौकरानी हूं। उसने संजय को फोन किया। फोन बजता रहा, लेकिन संजय ने नहीं उठाया। शायद नेटवर्क की दिक्कत थी। राधा का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ गए। उसने फोन पटक दिया। रात के 10 बज चुके थे। राधा ने बच्चों से कहा, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। उसने दोनों बच्चों का बिस्तर एक कमरे में लगाया। शिवम और नितिन साथ साथ सोते थे। राधा ने लाइट बंद की। सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जलता रहता था। बच्चे सो गए। शिवम का छोटा सा हाथ नितिन के गले पर था। राधा दूसरे कमरे में लेटी रही। उसकी आंखों से नींद गायब थी। दिमाग में बस एक ही बात, संजय मुझे छोड़ देगा, तुलसी मुझे घर से निकाल देगी, मैं कहाँ जाऊंगी। उसने देखा कि शिवम चैन से सो रहा है। उसका छोटा सा गला, गुलाबी होंठ। राधा का हाथ अपने आप उसकी गर्दन पर चला गया। उसने पहले हल्के से दबाया। शिवम हल्का सा हिला। फिर राधा ने पूरा जोर लगा दिया। शिवम की सांसें रुक गई। उसका सिर एक तरफ लटक गया। 4 साल का मासूम हमेशा के लिए सो गया। राधा घबरा गई। उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, अब सुबह होगी तो नितिन सबको बता देगा। उसने नितिन की तरफ देखा। नितिन गहरी नींद में था। राधा ने उसका गला भी दबा दिया। नितिन थोड़ी देर छटपटाया, फिर बेहोश हो गया। राधा को लगा कि वो भी मर गया। अब राधा के दिमाग में सिर्फ भागने की बात थी। उसने जल्दी से एक पुराना बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े डाले, 2 साड़ियां, एक सलवार कमीज, संजय की दी हुई चांदी की पायल, कुछ गहने, थोड़े से पैसे, करीब 8 से 10 हजार, और अपना आधार कार्ड। उसने कमरे में ताला लगाया और चुपके से घर से निकल गई। रात के 11 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था। वो सीधे बस अड्डे पहुंची। मथुरा जाने वाली आखिरी बस खड़ी थी। उसने टिकट लिया और बस में बैठ गई। बस रात 12:30 बजे मथुरा पहुंची। वहां से उसने रेलवे स्टेशन पर जाकर जो पहली ट्रेन खड़ी थी, उसमें सवार हो गई। ट्रेन लुधियाना जा रही थी। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। बस दूर जाना चाहती थी। सुबह करीब 7 बजे नितिन को होश आया। उसने खिड़की से शोर मचाया, मम्मी, पापा। पड़ोस के लोग दौड़े। दरवाजे पर ताला देखकर हैरान रह गए। ताला तोड़कर जब अंदर गए तो शिवम का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। नितिन रोते हुए बोला, राधा मौसी ने मुझे और शिवम को मारा, फिर भाग गई। लोगों का दिल दहल गया। किसी ने तुरंत कोतवाली फोन किया। थाना प्रभारी सुधीर कुमार खुद पुलिस टीम लेकर पहुंचे। शिवम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आई, दम घुटने से मौत। नितिन को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं थी। उसने सिर्फ बेहोशी की हालत में गला दबाया गया था। खबर कासगंज विजयपाल सिन्हा को मिली। वे तुरंत एटा आए। 28 जुलाई 2016 को थाना एटा में राधा के खिलाफ आईपीसी 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने तलाश शुरू की। मुखबिर लगाए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में राधा की फोटो भेजी गई। आखिरकार 23 अगस्त 2016 को लुधियाना के एक गुरुद्वारे के ग्रंथी ने फोन किया, यहां एक औरत आई है, खुद को कासगंज की बता रही है।
बहुत परेशान लग रही है। पुलिस तुरंत लुधियाना पहुंची। राधा को हिरासत में लेकर एटा लाया गया। पूछताछ में राधा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर टूट गई। उसने बताया, मैं सौतन के तानों से परेशान थी। संजय ने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो कहीं और चली जाओ। मुझे लगा कि मेरे अपने बच्चे नहीं होंगे तो इस घर में कोई मुझे नहीं पूछेगा। उस रात गुस्सा और दुख दोनों इतने थे कि मैंने शिवम का गला दबा दिया। नितिन को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गया। फिर मैं डर गई और भाग आई। पुलिस ने केस चार्जशीट के लिए कोर्ट भेज दिया। मुकदमा चला। तुलसी ने गवाही दी कि उसका राधा से कोई झगड़ा नहीं था। संजय ने पूरी कोशिश की कि राधा बच जाए। उसने कहा, मैंने राधा से शादी तुलसी की इजाजत से की थी। राधा बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उस दिन मैं और तुलसी बाहर थे। घर में कोई और आया होगा। नितिन, जो अब 10 से 11 साल का हो चुका था, की गवाही ली गई। उसने डरते डरते कहा, राधा मौसी ने मेरा गला दबाया था। लेकिन उसने साफ साफ ये नहीं कहा कि उसने शिवम को मारा। कोर्ट में राधा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। उसने कहा, मेरे 7 बदमाश आए थे। उन्होंने लूटपाट की और शिवम को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि उस रात घर में कोई और घुसा था। न कोई लूट हुई, न कोई गवाह। सत्र न्यायाधीश ने 21 जनवरी 2019 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने लिखा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, नितिन की गवाही, राधा का भागना, कोई और संदिग्ध का न होना, इन सब से साबित होता है कि शिवम की हत्या राधा नहीं की। नितिन पर हमले के सबूत कमजोर हैं, इसलिए 307 हटा दी जाती है। राधा को आईपीसी 302 के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना। जुर्माने की 10,000 रुपए की राशि तुलसी को देने का आदेश। फैसला सुनते ही राधा का चेहरा पीला पड़ गया। वो इधर उधर देखने लगी। संजय कोर्ट में मौजूद था, लेकिन आंखें नहीं मिला पाया। राधा को जिला जेल एटा ले जाया गया। महिला बैरक में पहुंचते ही वो रोने लगी। उसने जेलर से कहा, मुझे संजय से मिलना है, लेकिन इजाजत नहीं मिली। रात को उसने कुछ खाया नहीं। आधी रात को अचानक वो उल्टियां करने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। साथ की कैदियों ने शोर मचाया। जेलर दौड़े। राधा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसने जहर खाया था। जहर कहां से आया, कोई नहीं जान पाया। कुछ कैदियों ने कहा कि राधा के पास पहले से ही एक छोटी शीशी थी। राधा की मौत की खबर ससुराल और मायके दोनों जगह पहुंची, लेकिन दोनों परिवारों ने शव लेने से मना कर दिया। आखिरकार उसका अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर कर दिया गया। एक औरत जो कभी अपने जीजा के प्यार में घर से भागी थी, जिसने अपनी सगी बहन की जिंदगी में आग लगाई थी, जिसने 4 साल के मासूम की जान ले ली थी, उसका अंत एक लावारिस लाश की तरह हुआ। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। जोधपुर जिले का प्लासनी गांव। इसी गांव में रहता था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह भारतीय सेना में नायक थे। उम्र करीब 38 साल। कद लंबा, शरीर मजबूत, लेकिन रंग बहुत काला। लोग प्यार से उसे काला फौजी कहते थे। गुलाब सिंह ने 18 साल की उम्र में फौज ज्वाइन की थी। बॉर्डर पर ड्यूटी की, कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हर साल अच्छी सैलरी आती, जिससे उसने गांव में अपना पक्का मकान बनवाया। 2 मंजिला घर, नीचे 2 बड़ी दुकानें, ऊपर रहने की जगह। दुकानों पर बड़े बड़े लोहे के शटर लगे थे। गुलाब सिंह की सोच थी कि इन्हें किराए पर देकर हर महीने 10 से 15 हजार अतिरिक्त कमाई होगी। लेकिन गांव में दुकान खोलने वाला कोई नहीं मिल रहा था। दुकानें खाली पड़ी थी। गुलाब सिंह के पिता ने कई साल पहले उसे घर से अलग कर दिया था। कारण था पुराना जमीन का बंटवारा। पिता को लगा कि गुलाब फौज में है, पैसा कमाता है, उसे कम हिस्सा देना चाहिए। गुलाब को उस समय 4 एकड़ जमीन मिली थी। उसने अपनी मेहनत से 2 एकड़ और खरीद ली।
अब कुल 6 एकड़ जमीन थी। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मूंगफली की खेती होती। गुलाब सिंह साल में 2-3 बार ही घर आता, बाकी समय बॉर्डर पर। घर पर उसकी पत्नी शिवानी और इकलौता बेटा गुलशन। शिवानी की उम्र करीब 32 साल, देखने में बहुत खूबसूरत। गोरा रंग, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। गांव की औरतें जलती थी कि काले फौजी को इतनी गोरी बीवी कैसे मिल गई। शिवानी 19 साल की उम्र में गुलाब से ब्याह कराई थी। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे गुलाब की ड्यूटी लंबी होने लगी, शिवानी का अकेलापन बढ़ने लगा। बेटा गुलशन 10 साल का था। दिन में स्कूल जाता, शाम को खेलने। शिवानी घर में अकेली। फोन पर गुलाब से बात होती, लेकिन वो भी महीने में 2-4 बार। शिवानी को लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ 4 दीवारी में कैद होकर रह गई है। 18 अक्टूबर 2025 गुलाब सिंह को दिवाली की छुट्टी मिली। वो घर आया, ट्रेन से जोधपुर, फिर बस से प्लासनी। घर पहुंचा तो गुलशन दौड़कर गले लगा। शिवानी ने आरती उतारी, लेकिन उसकी मुस्कान में वो पुरानी चमक नहीं थी। गुलाब ने अपने बेटे के लिए खिलौने, कपड़े, मिठाइयां लाया। गुलशन खुश। गुलाब ने शिवानी के लिए साड़ी, चूड़ियां, बिंदी लाया, लेकिन शिवानी सिर्फ हम करके रह गई। गुलाब को लगा कि शायद थक गई होगी। दिवाली धूमधाम से मनाई। घर को लाइटों से सजाया, पटाखे फोड़े, पूजा की। मेहमान आए। गांव वाले फौजी को सलाम ठोकते, लेकिन गुलाब को एक बात खटक रही थी। शिवानी का चेहरा उदास सा रहता। रात को जब गुलाब उसे गले लगाता, शिवानी दूर हट जाती। गुलाब सोचता, शायद अकेलापन है, जब मैं ज्यादा दिन रहूंगा तो ठीक हो जाएगी। दिवाली बीतते ही गुलाब की नजर अपनी खाली दुकानों पर पड़ी। उसने सोचा, इनको किराए पर दे देता हूं। लेकिन एक डर भी था। घर बिल्कुल बगल में है, अगर कोई गलत आदमी आया तो शिवानी अकेली है। गुलाब शहर गया, 2 बड़े बड़े ताले खरीद लाया। घर आया तो शिवानी ने पूछा, ये ताले किसके लिए? गुलाब हंसा, एक दुकान के लिए, दूसरा तुम्हारे लिए। शिवानी भी हंस दी, मुझे ताले की जरूरत नहीं। दोनों हंसे। तभी बाहर से आवाज आई। एक नौजवान लड़का खड़ा था। नाम राहुल, उम्र 24 साल, गांव का ही, लेकिन हैंडसम। गोरा रंग, कद लंबा, बाल स्टाइलिश। राहुल बोला, फौजी अंकल, मुझे आपकी एक दुकान किराए पर चाहिए। सब्जी की दुकान खोलनी है। गुलाब खुश हो गया, बोला, अरे राहुल, मैं तो ताले लेकर आया था। चल, अभी देख ले। शिवानी लगातार राहुल को देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो बोली, चलो मैं दिखाती हूं। राहुल और शिवानी दुकान के अंदर गए। शटर खुला, अंदर धूल जमी थी। राहुल बोला, भाभी जी, दुकान बहुत अच्छी है और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। शिवानी शर्मा गई, लेकिन मुस्कुरा दी। बोली, देखो राहुल, दुकान मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। मैं अकेली रहती हूं। पति फौज में है, साल में 2-4 बार आता है। बेटा स्कूल जाता है। मेरा अकेलापन बहुत सताता है। राहुल सारी बात समझ गया। उसने कहा, भाभी जी, कल से दुकान शुरू कर दूंगा। गुलाब आया तो शिवानी बोली, दुकान राहुल को दे दो। गुलाब ने एक दुकान राहुल को दे दी। दूसरा ताला उसने अलमारी में रख दिया। 26 अक्टूबर 2025 गुलाब को वापस ड्यूटी जाना था। सुबह 9 बजे वो तैयार हुआ। शिवानी से बोला, दूसरा ताला तुम्हारे लिए है। शिवानी हंसी, मुझे कोई ताला नहीं चाहिए। गुलाब ने बेटे को गले लगाया, शिवानी को किस किया और चला गया। शिवानी दरवाजे पर खड़ी रही जब तक गुलाब की बस दिखाई देती रही। फिर उसने दरवाजा बंद किया और मुस्कुरा दी। राहुल ने दुकान शुरू कर दी। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सब्जियां ताजी लाता। 2-4 दिन में दुकान चलने लगी। लेकिन राहुल का असली मकसद कुछ और था। वो बीच बीच में पानी पीने, चाय पीने, कभी कुछ मांगने के बहाने शिवानी के घर आने लगा।
शिवानी भी उसे रोकती नहीं थी। एक दिन दोपहर में गुलशन स्कूल गया था। शिवानी राहुल की दुकान पर गई। बोली, कुछ सब्जियां चाहिए। राहुल बोला, खुद चुन लो। शिवानी झुककर सब्जियां चुनने लगी। राहुल उसकी कमर, उसकी खूबसूरती देखता रहा। उसने कहा, भाभी जी, तुम घर चली जाओ, मैं अच्छी सब्जियां चुनकर अभी घर पर दे आता हूं। शिवानी मुस्कुराई, किसी भी वक्त आ जाना। राहुल ने शटर डाला और सब्जियों का थैला लेकर शिवानी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर गुलशन नहीं था। शिवानी कमरे में कपड़े बदल रही थी। राहुल सीधे कमरे में घुस गया। शिवानी ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। बोली, मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब आओगे। उसने दरवाजा बंद किया, राहुल का हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गई। दोनों ने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। जब मन भर गया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलशन स्कूल से आ गया था। शिवानी घबराई। उसने जल्दी से कपड़े ठीक किए। दरवाजा खोला। गुलशन बोला, मम्मी, दरवाजा क्यों बंद था? शिवानी बोली, बिजली खराब थी, राहुल ठीक कर रहा था। गुलशन को शक नहीं हुआ। राहुल थोड़ा काम करके चला गया। रात को शिवानी ने गुलशन को खाना खिलाया, सुलाया। 10 बजे वो बाहर निकली। देखा राहुल की दुकान खुली थी। उसने इशारा किया। राहुल शटर बंद करके घर में घुस आया। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। गलत काम शुरू हुआ। तभी गुलशन की नींद खुल गई। वो मां को ढूंढने लगा। दूसरे कमरे का दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया। शिवानी और राहुल डर गए। शिवानी ने कपड़े ठीक किए, बाहर आई। गुलशन कमरे में घुसा तो राहुल को देख लिया। गुलशन सब समझ गया, लेकिन चुप रहा। राहुल रात के अंधेरे में निकल गया। अगली सुबह गुलशन पड़ोसी के यहां गया। फोन लिया और अपने पिता गुलाब सिन्हा को फोन किया। बोला, पापा, जो दुकानदार राहुल है वो रात को घर पर आता है। गुलाब सिन्हा को गुस्सा आ गया। उसने 20 दिन की छुट्टी ली और घर आ गया। शिवानी से पूछा, राहुल रात को घर पर क्यों आता है? शिवानी चालाक थी। बोली, वो भाई जैसा है, बिजली खराब हो गई थी इसलिए बुलाया था। गुलाब को शक हुआ, लेकिन वो चुप रहा। उसने राहुल से दुकान छुड़ा ली। राहुल चला गया, लेकिन शिवानी रुकने वाली नहीं थी। गुलाब ने सोचा, गेहूं बोने का समय है। उसने नौकर रखा। नाम नीरज, 25 से 26 साल का हैंडसम लड़का। गुलाब ने नीरज को कहा, 20 दिन में गेहूं बोना है। नीरज बहुत मेहनती था। 4-5 दिन में गुलाब का भरोसा जीत लिया। 4 नवंबर 2025 सुबह 7 बजे गुलाब सिंह जल्दी उठा और खेत चला गया। गेहूं की बुआई का काम जोरों पर था। नीरज नौकर 8 बजे घर आया। गुलाब सिन्हा को आवाज लगाई, लेकिन बाहर शिवानी निकली। उसने नीरज को देखा और मुस्कुरा दी। बोली, आज मालिक खेत पर है, बेटा स्कूल चला गया। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। नीरज पहले तो हिचकिचाया, लेकिन शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर खींच लिया। मुख्य दरवाजा बंद किया। कमरे में ले गई। बोली, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। नीरज को लालच आ गया। उसने सोचा, बहती गंगा में हाथ धो ही लूं। दोनों ने गलत रिश्ते कायम किए। जब मन भर गया, शिवानी ने नीरज को 2000 रुपए दिए। नीरज खुश होकर खेत चला गया। शिवानी भी खुश थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी सिर्फ 3 दिन की मेहमान है। अगले 2-3 दिन यही सिलसिला चला। सुबह गुलाब सिंह और नीरज खेत पर। नीरज कोई न कोई बहाना बनाकर बीच में घर आ जाता। शिवानी उसे अंदर ले जाती। दोनों का काम हो जाता। नीरज को हर बार पैसे मिलते। वो सोचता था कि उसकी किस्मत खुल गई। 7 नवंबर 2025 सुबह 8:30 बजे गुलाब सिंह और नीरज खेत पर थे। 10 बजे के करीब नीरज बोला, मालिक, मुझे गांव में मां को दवाइयां दिलवानी है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। गुलाब सिन्हा को तरस आया। बोला, जल्दी जाना और जल्दी आना।
नीरज खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ा। दरवाजा खटखटाया। शिवानी ने देखते ही उसे अंदर खींच लिया। मुख्य दरवाजा बंद, कमरे का दरवाजा बंद, दोनों बिस्तर पर। कपड़े उतरे। गलत काम शुरू हो गया। इधर खेत पर गुलाब सिंह अकेला काम कर रहा था। तभी उसका चाचा सुंदर सिंह आया। बोला, बेटा, मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, आज ही देने हैं। गुलाब सिंह के पास खेत में पैसे नहीं थे। बोला, चाचा, घर से दे देता हूं। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर आए। गुलाब सिंह ने देखा, मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं। गुलाब सिंह को शक हुआ। उसने फिर जोर से आवाज लगाई। अंदर शिवानी थरथर कांपने लगी। उसने नीरज से कहा, आज हम फंस गए। नीरज बोला, दरवाजा खोल दो, मैं संभालूंगा। शिवानी ने जल्दी से कपड़े ठीक किए। दरवाजा खोला। सामने गुलाब सिंह खड़ा था। उसकी आंखें लाल। वो अंदर घुसा। कमरे में नीरज खड़ा था, शर्ट हाथ में। गुलाब सिंह सब समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अलमारी से 10,000 रुपए निकाले और चाचा को दे दिए। चाचा चले गए। गुलाब सिंह अब दिमाग से काम लेने लगा। उसने नीरज से कहा, आज रात 9:30 बजे घर आ जाना, खेत में पानी देना है। नीरज खुश हो गया। सोचा, मालिक को कुछ पता नहीं चला। वो चला गया। गुलाब सिंह पूरे दिन चुप रहा। शाम को घर आया। शिवानी डर रही थी, लेकिन गुलाब कुछ नहीं बोला। रात का खाना खाया, गुलशन को सुलाया। 9 बजते बजते नीरज का फोन आया। गुलाब ने कहा, आजा। नीरज हंसते मुस्कुराते आया। गुलाब ने उसे अंदर आने दिया और मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर पहले से कुल्हाड़ी रखी थी। गुलाब ने एक झटके में कुल्हाड़ी उठाई और नीरज की गर्दन पर दे मारी। नीरज की चीख भी नहीं निकली। सिर धड़ से अलग हो गया। खून की फव्वारा छूटा। शिवानी कमरे में थी। उसने चीख सुनी और बाहर आई। गुलाब ने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और बाहर लाया। घर में सुई धागा रखा था। गुलाब ने शिवानी को जमीन पर पटका। उसकी चीखें गांव में गूंजने लगी। उसने सुई धागे से शिवानी के संवेदनशील अंग की सिलाई शुरू कर दी। शिवानी तड़प तड़प कर चीख रही थी। पड़ोसी बाहर इकट्ठा हो गए। कोई दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गुलाब का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और शिवानी के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। एक एक वार। हाथ अलग, पैर अलग, धड़ के टुकड़े। खून पूरे आंगन में फैल गया। 10 साल का गुलशन कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें पत्थर हो चुकी थी। जब गुलाब का मन ठंडा हुआ, उसने दरवाजा खोला। बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। कोई बोल नहीं रहा था। गुलाब कुल्हाड़ी हाथ में लिए बाहर निकला। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीधा थाना पहुंचा। थाने में घुसते ही बोला, मैंने अपनी बीवी और नौकर को मार डाला, सरेंडर करने आया हूं। पुलिस वाले देखते रह गए। गुलाब ने पूरी कहानी बता दी। बेटे का फोन, राहुल वाला किस्सा, नीरज के साथ आज का वाकया। पुलिस टीम घर गई। वहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। शिवानी और नीरज के टुकड़े आंगन में बिखरे थे। खून की नदी बह रही थी। गुलशन चुपचाप कोने में बैठा था। पुलिस ने गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट दायर हुई। धारा 302, हत्या, 201, सबूत मिटाना आदि। गुलाब जेल में है। उसका बेटा गुलशन अब नाना के पास रहता है। वो किसी से बात नहीं करता। रात को चीखता है, मम्मी मम्मी। प्लासनी गांव में आज भी लोग उस आंगन की बात करते हैं जहां खून की दीवारें आज भी गवाही देती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।